Good evening, and let's start with the last session of your fast track batch. Yes, पूरा सिलेबस अपन ने अच्छे से कवर किया है फास्ट ट्रैक के हिसाब से, कंसेप्ट्स क्लियर हुए हैं. सो इवन लाइक ऐसे नेगोशिएबल भी जो है तुम्हारा बच्चों, वो भी मेन जो था पॉइंट अपने सब कवर हो चुके लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में. अभी आई एम जस्ट गोइंग टू कवर क्वेश्चन आंसर्स जो स्टडी मटेरियल में है तुम्हारे पास, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, तुम इसको आज खत्म कर देंगे. रेडी एवरीबॉडी? तो लेट्स कम टू बच्चों क्वेश्चन आंसर्स. रेडी? चलो, क्वेश्चन 9 यहाँ पे दिख रहा है. Rama executes a promissory note in the following form. I promise to pay a sum of rupees 10,000 after 3 months. Decide whether the promissory note is valid or not. अलग ही आंसर था इसका. अच्छा पॉइंट था. ओके, ध्यान देना. promissory note का उन्होंने डेफिनेशन दे दिया, अनकंडीशनल प्रॉमिस इन राइटिंग, है ना. मेकर डेटर बनाता है उसको. अमाउंट सर्टन है, ओके, बट द डेट एंड द टाइम एंड द नेम ऑफ पे इज मिसिंग. किसको यहाँ पे अग्री किया है पेमेंट करने का, ये दिया ही नहीं है. ओके, 3 months आफ्टर व्हाट? आफ्टर साइट, आफ्टर डेट, क्या मतलब है ना. दस मेकिंग इट अ बेरर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि यहाँ पे नाम ही नहीं है ना, बस दिया बच्चों ना, है ना. एंड आरबीआई बच्चों डज नॉट अलाउ अ प्रॉमिसरी नोट बच्चों मेड पेएबल टू बेरर, नॉट अलाउड, है ना बच्चों. दिस इज नॉट अलाउड, बस आरबीआई कर सकती है. तो बेरर चलता नहीं, ओनली आरबीआई कैन डू इट, है ना, वेदर ऑन डिमांड और ऑन सर्टेन डेज, बट प्रॉमिसरी नोट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू बेरर. हेंस द इंस्ट्रूमेंट इज राइट नाउ बच्चों इलीगल एज पर आरबीआई का एक्ट एंड कैन नॉट बी लीगली एनफोर्स्ड. ठीक है एवरीबॉडी, आगे बढ़े. What are the cases when the bill of exchange can be dishonored by non-acceptance? वो नहीं क्या केस था तुम्हारा, 48 आवर्स से ज्यादा दे दिया, उसने रिफ्यूज कर दिया, है ना. Also explain the consequences if a check gets dishonored for insufficiency of funds. तुम्हारा सेक्शन 138 का पूरा स्टोरी और 142 आएगा, है ना. A bill may be dishonored by non-acceptance or by non-payment. ठीक है एवरीबॉडी. तो सर रिफ्यूज की एक्सेप्टेंस विद इन 48 आवर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजंस है प्रेजेंट करने के बाद. तो ना कह रहे हैं ना, तो यहाँ पे तुम्हारा बिल डिसऑनर हुआ है बाय नॉन एक्सेप्टेंस. ठीक है, ड्रॉ इज मेकिंग द डिफॉल्ट. अंडरस्टूड. कब कब तुम्हारा पहला केस 48 आवर्स था, दूसरा प्रेजेंट में एक्सक्यूज था एंड उसने बिल एक्सेप्ट किया ही नहीं. ड्रॉ इज इनकम्पिटेंट, ड्रॉ फिक्टिशियस है, अवेलेबल ही नहीं है. ड्रॉ कुड नॉट बी फाउंड, मिल नहीं रहा है. क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया, एक्सेप्ट कर रहा है बट क्वालिफाइड, तो ये भी नहीं चलता बच्चों, है ना. तो these are the grounds तुम्हारा रहेगा बच्चों योर डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस. ठीक है, चेक तुम्हारा पूरा स्टोरी हो गया. he should be punished with imprisonment बच्चों. कितना? मैक्सिमम 2 years, या फिर फाइन डबल द अमाउंट ना ऑफ द चेक अमाउंट, या फिर बोथ भी हो सकता है. यस चलिए. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस पूछा था उन्होंने, कॉन्सिक्वेंसेस, राइट. तो 138 में हमको देकर रखा है पेनल्टीज कितनी कितनी क्या क्या है ना बच्चों. ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ू मैं एवरीबॉडी. आई थिंक वो चैट बॉक्स में प्रॉब्लम है शायद. आगे, मुरलीधरन ड्रू अ चेक payable to Vyas or order. Vyas lost the check and was not aware of the loss. The person who found the check forged the signature of Mr. Vyas and endorsed it to Mr. Parshvanath as the consideration for goods bought by him from Parshvanath. Parshvanath encashed the check on the very same day from Droy Bank. Okay. मुरलीधरन ने बच्चों, मुरलीधरन ने, मुरली लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, पेएबल टू व्यास लिखा था और ऑर्डर व्यास ने खो दिया बच्चों. जिसको मिला उसने व्यास का साइन फॉर्ज किया और ट्रांसफर किया पार्श्वनाथ को. बराबर की नहीं बच्चों. अब एंड फॉर गुड्स ना, तो तुम्हारा पार्श्वनाथ क्या हो गया बच्चों, होल्डर इन ड्यू कोर्स. बराबर है. पार्श्वनाथ एनकैश द चेक, उसके बैंक में आ गया पैसा. व्यास इंटिमेटेड द ड्रॉई बैंक अबाउट द थेफ्ट ऑफ द चेक आफ्टर 3 days. एग्जामिन द लायबिलिटी ऑफ द ड्रॉई बैंक. कोई संबंध नहीं. व्यास का साइन थोड़ी बच्चों पता है बैंक को. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो? बैंक को किसका साइन पता है? मुरली का. मुरली का साइन दिखकर काफी हो गया. अब व्यास का साइन फॉर्ज था, किस था, बैंक को थोड़ी पता.
ड्यूली क्या बोलते उसको, ड्यूली पेमेंट किया, ड्यूली पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया है अगर बैंक ने, तो बैंक जिम्मेदार नहीं है ना बच्चों, इजंट इट? आगे बढ़े। सो व्यास कैन नॉट रिकवर एनी मनी फ्रॉम द ड्रॉई बैंक। ओके, पूरा स्टोरी तुमको डालना पड़ेगा। चेक पेबल टू ऑर्डर सेक्शन 85, where a check payable to order seems or shows कि एंडोस हुआ था पे के बिहाफ पे, ड्रॉई बैंक इज डिस्चार्ज बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स। ये लाइन को पूरा अंडरलाइन, मतलब इंपॉर्टेंट है। पेबल था बच्चों ना, पेबल टू ऑर्डर, और लग रहा है कि पे ने एंडोस किया है और बैंक ने पेमेंट इन ड्यू कोर्स किया, बैंक जिम्मेदार नहीं। यस चलिए। where a check is originally expressed to be payable to bearer, the drawee is discharged, drawee मतलब तुम्हारा बैंक, by payment in due course to the bearer thereof, notwithstanding notwithstanding any endorsement, whether in full or in blank, appearing thereon, and notwithstanding that any such endorsements seems to restrict. यहाँ पे क्या लिखा था, व्यास और ऑर्डर, इट वॉज लॉस्ट एंड व्यास वॉज नॉट अवेयर, पर्सन फाउंड वो सब कर लिया। As per section 85, drawing bank is discharged, वो पूरा तुम्हारा स्टोरी। ओके, when it has made a payment against the check payable to order, अगर लग रहा है कि it has been endorsed by P, okay, बैंकर इज प्रोटेक्टेड एंड डिस्चार्ज इवन इफ व्यास का साइन बच्चों फॉर्जरी है, बैंक की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है। ओके एवरीबॉडी। भोलेनाथ ड्रू अ चेक इन फेवर ऑफ सुरेंदर, आफ्टर हैविंग इशूड द चेक, Bholenath requested Surinder not to present the check for payment and gave a stop payment request to the bank। ये तुम्हारे बच्चों ये वर्ड, इसके लिए वर्ड आना चाहिए काउंटर मांड। काउंटर मांड आई होप तुमको याद आ रहा है, इट इज काउंटर कमांड, मतलब ऑपोजिट इंस्ट्रक्शन देना, है ना। ये तो तुम्हारे बच्चों पक्के से क्या है यहाँ पे, इवन इफ उसको बोला कि चेक डिपॉजिट मत करो, बैंक को भी बोला स्टॉप पेमेंट, तो बच्चों क्या है तुम्हारा, फिर भी डिसऑनर ऑफ चेक ही है ये, है ना। डिसाइड वेदर द सेड बैक्स द भोलेनाथ हैज कॉन्स्टिट्यूटेड एन ऑफेंस। यस ना बच्चों, अरे हाँ है ना। इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन ऑफेंस, कैसे, बाय गिविंग अ काउंटर मांड, है ना। चलो चेक करो सेक्शन 138। Once a check is drawn on an account maintained by the drawer with his banker, है ना, of any amount to another person out of that account for discharge in whole or in part of the debt or liability, it is informed by bank unpaid either because of insufficiency of funds, है ना, या फिर वो लिमिट के आगे है, तो would have committed an offense. Yes. Once a check is issued, there is a presumption in section 139 कि बच्चों डेट के लिए दिया गया था, हाँ है ना, and merely because drawer issues a notice thereafter to the drawee or to the bank for stoppage of payment, it will not preclude, it will not stop an action under section 138। तो चेक बनाया ही क्यों, चेक दिया ही क्यों, चेक देने के बाद तुम सामने वाली पार्टी को बोलते हो, फिर बैंक को बोलते हो कि पेमेंट मत करो, तो ये तो एग्जैक्टली ये तो ऑफेंस है, मतलब है। ओके 140 specifies absolute liability of the drawer of the check for commission of an offense under section 138, it shall not be in defense। ये टाइम पास बाकी का चीज, वो कुछ खास नहीं है। ओके, पर इसे जो किया बच्चों, दैट विल कम एज इन द केस ऑफ इट इज एन ऑफेंस। ओके एवरीबॉडी। तो सेक्शन 138 का तुम्हारा डाल देना कि कब एप्लीकेबल होता है, और 139 की प्रिजम्पशन क्या है वो डाल देना। ओके एवरीबॉडी, फाइन। आगे, Mr. B draws a check of 11,000 and gives to Mr. B by way of gift. Whether B is holder in due course, बच्चों no, he is holder। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए कंपल्सरी क्या होना चाहिए, फॉर वैल्यू होना चाहिए। यस चलिए। देन B is entitled to receive amount of 11,000 from the bank, from the bank। ओके, तो क्या प्रॉब्लम है इसको, B settle is good and bona fide, as a holder he is entitled to receive rupees 11,000 from the bank on which the check is drawn। तो कोई इशू तो नहीं है ना एज ए होल्डर, है ना। पर पहले वाले केस में जो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, ही जस्ट अ होल्डर। यस चलिए एवरीबॉडी, फाइन। इतना बड़ा स्टोरी। ये तुम्हारा 100 days रहेगा, चेक करो। स्टेट ब्रीफली द रूल्स। डीएम नहीं आ रहा मेरे को एक्चुअली, एक मिनट।
State briefly the rules laid down under Negotiation Instruments Act for determining the date of maturity of a BOE. रूल्स तुम्हारा अच्छा रहेगा तुम्हारा मंथ वाला. अगर मंथ दिया है तो मंथ टू मंथ ही तुमको जंप करना है. अगर मंथ दिया है पर करस्पॉन्डिंग मंथ पे वो डे नहीं आ रहा है, डेट नहीं आ रहा है, तो लास्ट डे ऑफ द मंथ लोगे. जैसे तुम्हारा एग्जांपल था 30th जनवरी के बाद एक महीने का बिल था, तो 30th फरवरी तो कुछ है नहीं, तो 28 फरवरी पकड़ेंगे और फिर वहां से दोबारा 3 days ऑफ ग्रेस. अगर एग्जैक्टली डेट दिया है कि 15 दिन के बाद, 25 दिन के बाद, 150 दिन के बाद, तो डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट एक्सक्लूड होता है. हाँ या ना बच्चों, ले लिया. और उन्होंने बोला asset on the date of maturity of a bill, date of maturity of a bill payable 100 days after sight, which is presented for sight on 4th May, है ना. 4th May को प्रेजेंट किया तो 4th May नहीं गिनते ना हम लोग. 4th May को प्रेजेंट किया तो डेट ऑफ प्रेजेंटमेंट इज नॉट काउंटेड. तो 30 मई के 31 days, उसमें से 4 नहीं चाहिए, तो 27 दिन ऑफ मे. फिर जून 30, जुलाई 31, तुम्हारे टोटल कितने हो गए 88 डेज. तो बचे 12 दिन अगस्त के. तो 12 दिन से नॉर्मल ड्यू डेट 12 अगस्त, पर प्लस 3 days करोगे डेज ऑफ ग्रेस, 15 अगस्त आएगा. बट अगेन इट इज योर नेशनल हॉलीडे, करेक्ट. तो बच्चों पेएबल ऑन 14th अगस्त. हाँ है ना बच्चों. डन क्लियर. तो तुम्हारा ये ग्रेस डेज ध्यान देना के बारे में लिख देना. 3 days ऑफ ग्रेस अलाउड. नो डेज ऑफ ग्रेस आर अलाउड फॉर बीओई पेएबल ऑन डिमांड और एट द साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट. ठीक है. तो तुम्हारा शेडेड नंबर ऑफ मंथ्स अगर हो जाएगा उसकी स्टोरी लिख दो. अरे हाँ या ना. अगर कोई दिन नहीं उस दिन वो महीने का, तो लास्ट डे ऑफ द मंथ पकड़ना पड़ेगा अपने को. हो गया वैसे. एंड द लास्ट डे ऑफ द ग्रेस डेज फॉल्स ऑन अ पब्लिक हॉलीडे सॉरी. द इंस्ट्रूमेंट व्हिच पेएबल इज ऑन द नेक्स्ट प्रीसीडिंग बिजनेस डे. याद रहेगा ये भी. तो पूरा स्टोरी के बारे में बच्चों 14th अगस्त है ना. डन. क्वेश्चन सी. ये बहुत फालतू क्वेश्चन, मैं बिल्कुल नहीं करा रहा इसको. ये आधा नोट काट के दिया है ये वाला. अरे भाई इतना इतना मगजमारी है ना. तुमको शायद मैंने बोला था कि हमको याद नहीं आ रहा ये. तुमको शायद मैंने बोला था ये. बट ये म्यूजियम के जमाने के क्वेश्चन है. ये म्यूजियम, आरबीआई की म्यूजियम में क्वेश्चन है, या फिर ये केस है. आई टेल यू द एग्जांपल. ठीक है. तुमको बोला था मैंने. एम ओज मनी टू एन. एम डेटर है एन का. therefore he makes a promissory note for the amount in favor of n. For safety of transmission he cuts the note in half and posts one half to n. He then changes his mind and calls upon n to return the half of the note which he had already sent. n बोलता है m को, तू मेरे को बाकी का दूसरा वाला हाफ बेच. क्या नाटक है. डिसाइड हाउ राइट्स ऑफ द पार्टीज आर टू बी एडजस्टेड. बेसिकली यहाँ पे डिलीवरी हुआ है या नहीं हुआ है. समझा क्या. ये पूरा एक नोट था, उसका आधा काट के भेजा है सेफ्टी के लिए. मतलब ऐसा होता था पुराने जमाने में. ओके. और फिर जो सामने वाला कंफर्म करता हाँ मेरे को आधा मिल गया, तब बच्चों ये आधा वाला बचा हुआ भेजता था. अभी वाले केस में क्या है कि वो आधा ही भेजा सामने वाले को, तो इज इट अ वैलिड प्रोमिसरी नोट वगैरह वगैरह. ओके. ये ऐसे दिमाग का था, इसलिए मैं इस चैप्टर को आई टोल्ड यू कि इसको फटाफट निपटाओ. ओनली इसका एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू ही करो. ओके. तो क्वेश्चन इज वेदर making a promissory note is complete when one half of the note is delivered. Okay, section 46. Making a promissory note is completed by delivery, actual or constructive. Delivery refers to the whole of the instrument and not merely a part of it. Delivery of half instrument cannot be treated as constructive delivery. है ना. देखो जो बच्चों जो रिसिपेंट बोल रहे हैं तुम उसको भेज, तू ऑलरेडी मुझको आधा भेज चुका तो बाकी का भी भेज. नो. M is justified in fact in demanding the return of the first half sent by him. He can change his mind and refuse to send the other half of the promissory note. डन लिया. इतना याद रखना कि डिलीवरी तो फुल बच्चों तो ही तुम्हारा फुल डिलीवरी माना जाएगा, वरना नहीं. ओके. M drew a check amounting to 2 lakhs payable to N and subsequently delivered to him. After receipt of check, N endorsed the same to C but kept it in his safe locker. Endorse है बच्चों, but there is no delivery. तो ये तुम्हारा फुल नेगोशिएशन नहीं माना जाएगा, है ना. आफ्टर सम टाइम N died.
एंड पी फाउंड आउट द चेक इन एन्स लॉकर, नो बच्चों, ही कैन नॉट गेट द अमाउंट, है कि नहीं बच्चों? अरे हाँ है ना, हु कैन नॉट गेट द अमाउंट, सॉरी, सी को बच्चों मिलेगा कुछ अमाउंट? नहीं, नो, पी डज नॉट बिकम द होल्डर ऑफ द चेक एज नेगोशिएशन वाज नॉट कंप्लीटेड बाय डिलीवरी ऑफ द चेक। क्लियर ऑल ऑफ यू, है ना? पी फाउंड द चेक ना, तो पी डज नॉट बिकम द होल्डर। डन एवरीबॉडी? चलो, discuss with reasons whether the following persons can be called as holder, every holder in due course. X, who obtains a check drawn by Y by way of gift, बच्चों holder, not holder in due course, because ये gift के लिए और holder in due course के लिए consideration चाहिए. A, the pay of the check who is prohibited by the court order from receiving the amount of the check. इसमें क्या प्रॉब्लम बच्चों? He is not holder in due course. He is neither holder. क्यों बच्चों? क्योंकि होल्डर का क्या पावर डेफिनेशन होना चाहिए? Has authority to possess the instrument in their own name or have the power to get money in the own name. समझा क्या? मतलब एजेंट बच्चों प्रिंसिपल के लिए अगर चेक होल्ड कर रहा है तो एजेंट इज नॉट अ होल्डर ना, सेम थिंग। यहाँ पे तो बच्चों प्रोहिबिटेड है, यहाँ पे तो बच्चों क्या है? प्रोहिबिटेड है। अंडरस्टूड? तो पहला केस, पहले वाला केस में जो होल्डर था वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, मैंने बस होल्डर पूछा था, पर ठीक है, होल्डर है, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, अपन ने डाल दिया एक्स्ट्रा यहाँ पे। सेकंड वाला बच्चों होल्डर क्यों नहीं है वो? because he must be entitled to not only for possession but also receive the amount mentioned there, उसको बस पावर होना चाहिए, है ना? थर्ड, M, who finds a check payable to bearer on road and retains it. Okay, payable to bearer था, ठीक है, तो चेक करो, why not a holder? He is not a holder बच्चों, though he is in possession, again he is not entitled to the possession of the same in his own name. उसके बाद बच्चों वो रखने का पावर नहीं है ना एवरीबॉडी? So he's not entitled to the possession in his own name. Then be the agent of C. Just now I told you बच्चों, खुद के नाम से नहीं रख सकता ना वो, इसलिए. While the agent may receive the payment of the amount mentioned in the check, yet he cannot be called the holder thereof because he has no right to sue on the instrument in his own name. Yes? And lastly, B, who steals a blank check of A and forges A signature, again not a holder. Because in fact, बच्चों, he has a wrongful possession of the instrument. Just clear all of you? That's it. अरे हाँ, हुआ everybody? तो ये जो अंदर का जो पार्ट है इसके, जो अपन छोड़ा है अब तक, तो इसका जो इंपॉर्टेंट मैं तुमको मार्क करके देता हूँ, मुझे कुछ लगा तो आई डिस्कस, वरना इसको बस एक बार फटाफट ऊपर से देख लो, ठीक है एवरीबॉडी? चलो आ जाओ। सो नेगोशिएशन में क्या रहेगा तुम्हारा? बाय डिलीवरी एंड दूसरा एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। डिलीवरी मतलब मियर डिलीवरी, तो तुम्हारे पेरेंट वाले में होगा, ठीक है? ऑर्डर वाला रहे तो बच्चों उसको एंडोर्स एंड दोनों देना पड़ेगा, मतलब साइन भी करना पड़ेगा सामने वाले के नाम से एंड डिलीवरी, तो ही तुम्हारा रहेगा कंप्लीट डिलीवरी। ओके एवरीबॉडी, आ जाओ आगे बढ़ो। ये पेज तुम्हारा 2.28 पे है, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आई विल हाईलाइट। ओके, इफ अ पर्सन मेक्स द एंडोर्समेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब नाम लिखा सामने वाले पार्टी का, बट बिफोर द सेम कुड बी डिलीवर्ड टू द एंडोर्सी, द एंडोर्सर डाइज, द एलआर ऑफ द डिजीज पर्सन कैन नॉट नेगोशिएट द सेम बाय मेयर डिलीवरी देयर ऑफ। नो, जिसने साइन किया है जब वो जिंदा था तभी डिलीवरी होना चाहिए था। जिसने साइन किया वो जिंदा है और वो मर गया मान लो, उसके बाद डिलीवरी, दैट विल नॉट बी अ वैलिड डिलीवरी। इंपॉर्टेंट। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट until delivery remains incomplete and revocable, cancelable. ओके, आगे बढ़ू मैं? टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट रेडी बच्चों? एंडोर्समेंट मतलब क्या? साइन करना सामने वाले पार्टी के नाम, सामने वाले पार्टी। सो एंडोर्समेंट इन ब्लैंक एंड फुल, ये सब हम लोग करेंगे। ब्लैंक मतलब बच्चों क्या?
तुमने सामने वाली पार्टी का नाम नहीं लिखा, है ना, सो नो एंडोर्सी स्पेसिफिक, किसको देना है इंस्ट्रूमेंट, लिखा ही नहीं तुमने, ओके। अ बिल सो एंडोर्स बिकम्स पेएबल टू बेरर, इंपॉर्टेंट है ना, बेरर है ना फिर ऑर्डर, तो द लास्ट एंडोर्समेंट इज इन ब्लैंक, इट बिकम्स अ बेरर इंस्ट्रूमेंट, याद है, स्पेशल या फिर फुल, तुमने यहाँ पे नाम लिखा, पे टू बी और इज ऑर्डर वगैरह, है ना। सो इन सच एन एंडोर्समेंट, इन एडिशन टू द साइन, द पर्सन टू whom or to whose order the instrument is payable is specified, लिखा गया है, ये कुछ खास नहीं है। रेस्ट्रिक्टिव, रेस्ट्रिक्टिव, लेट अस डू रेस्ट्रिक्टिव, बाकी का टाइम बस है। An endorsement is restrictive when the endorser, while making endorsement, restricts or excludes the right of the endorsee to further transfer the instrument। मतलब क्या बच्चों, it cannot be further negotiated, और for negotiate मतलब further endorse नहीं कर सकते, और constitutes the endorsee as an to endorse instrument, या फिर बेसिकली क्या बोला, अगर जब जिसको हम इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं उसको बोला है, या फिर उसको ऊपर हमने इंस्ट्रक्शन डाला है ऑन दिस डॉक्यूमेंट, यू कैन नॉट एंडोर्स इट फर्दर, इसका मतलब क्या है कि भाई लास्ट वाला पेमेंट तुझको ही मिलने वाला है, यू आर द लास्ट पार्टी इन द इंस्ट्रूमेंट। बात समझी क्या, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, जब सी ने डी को बोला, सी ने जब डी को दिया तब बोला यू कैन नॉट डू फर्दर ट्रांसफर, तो अल्टीमेटली अल्टीमेट बेनिफिशियर कौन है, डी है ना, अंडरस्टूड। तो उसको ही पेमेंट मिलना जिसका लास्ट अमाउंट, जिसका लास्ट नेम लिखा है, दैट इज रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। जैसे फॉर एग्जांपल पे द कंटेंट्स, जो भी अमाउंट है, टू जी ओनली, तो बस जी को ही मिलेगा, जी के आगे कोई किधर भी किसको भी बच्चों ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू। कंडीशनल एंडोर्समेंट, जैसे तुम्हारा है सैंस रिकूस, ओके, इसके ऊपर कभी कभी आ जाता है, और इसमें एमसीक्यू में आ सकता है। सैंस मतलब तुम्हारा फ्रेंच वर्ड है विदाउट, रिकॉस मीन्स रिटर्न, इसकी गारंटी मैं नहीं लेता, ओके। किसने बोला, एंडोर्सर ने एंडोर्सी को बोला, एंडोर्सर ने एंडोर्सी को बोला ये ले इंस्ट्रूमेंट, बट इसकी गारंटी मैं नहीं लेता, कुछ हुआ, इंस्ट्रूमेंट अगर डिसऑनर हुआ मेरे पास नहीं आने का, ओके, मेरे पहले जो रहेगा उसके पास जाओ, पर आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये किसने बोला बच्चों, एंडोर्सर ने, ही इज नॉट विलिंग टू टेक एनी रिस्क, ठीक है। सो बाय एक्सक्लूडिंग हिज ओन लायबिलिटी, एग्जांपल द होल्डर ऑफ अ बिल में एंडोर्स इट एंड से पे ए और ऑर्डर विदाउट रिकॉर्स टू मी, है ना, समझे बच्चों, या फिर क्या लिखा है, और पे और ऑर्डर एट हिज ओन रिस्क, तू तेरा देख ले। So holder does not incur any liability on the bill as an endorser. Endorser is not liable. Understood? फैकल्टेटिव मतलब तो बच्चे थोड़ा सा उल्टा हो गया, फैकल्टेटिव मतलब थोड़ा सा फैसिलिटेट करना, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करना। एन एंडोर्सर बाय एक्सप्रेस वर्ड्स अबैंडन्स, एंडोर्सर बच्चों है ना, अबैंडन सम राइट, मतलब वेव किया बच्चों, उसने अपना कुछ राइट वेव किया। जैसे तुम्हारा डिसऑनर हुआ तो डिसऑनर का नोटिस मिलना चाहिए, केस करना तो उसको बताना चाहिए, वो सब उसने छोड़ दिया, प्रेजेंटमेंट करना चाहिए वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, है ना। So an endorser by express words and abandons some rights or increases his own liability. That is facultative. Okay, everybody. Example check करो. An endorsement pay A or order. Notice of dishonor is waived. देने की जरूरत नहीं मुझको. Understood? आगे. An endorser, ध्यान देना, who so excludes his liability. एंडोर्सर ने कोई जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया तो बच्चों विदाउट रिकोर्स था, वो याद आ रहा है, सैंस रिकोर्स मींस विदाउट रिकोर्स वाला, and afterwards becomes the holder of the instrument. All intermediate endorsers are liable to him. टाइम पास, ध्यान देना, गिव यू एग्जांपल। ए ने बी को एंडोर्स किया, बराबर, ठीक है, बी ने सी को एंडोर्स किया, पर बी ने जब सी को एंडोर्स किया तो बोला विदाउट रिकोर्स, मतलब बच्चों कैन सी स्यू बी, नो, ठीक है। सी ने बच्चों आगे जाके वो डी को एंडोर्स किया, क्लियर है यहां तक। अब आगे डी ने बच्चों रिटर्न बी को एंडोर्स किया, मां कसम, कुछ समझ रहा कि नहीं, ओके।
ए टू बी था, बी टू सी टू डी, बट डी बैक टू डी इस बच्चों ने एंडोर्स किया है बी को, हाँ या ना? अब नॉर्मली बच्चों होता क्या है एंडोर्समेंट में, कि अगर तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर है तो जो भी पार्टी के हाथ में डॉक्यूमेंट है वो उसके पुराने पार्टी को सू करेगी, वो पार्टी उसकी पुराने पार्टी को सू करेगी, पुराने मतलब अर्लियर पार्टी को। तो अगर ऐसे देखा जाए, डी कैन स्यू डी, बी कैन स्यू डी कैन स्यू सी कैन स्यू बी, नो। व्हाई? बिकॉज बच्चों बी ने देते वक्त ही क्या हुआ था, विदाउट रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैंने अभी लिखा है सी कैन नॉट स्यू बी एज वेल एज डी कैन नॉट स्यू बी। बट बच्चों हो क्या गया, जो अंदर की जो पार्टी जो फंस गए बच्चों, पॉइंट और नो, जो अंदर की पार्टी जो फंस गए, दे आर लायबल टू बी। समझा कि नहीं समझा? ऑल ऑफ यू क्लियर लिया? चलेगा क्या ऑल ऑफ यू? समझा? टेल मी फटाफट, अमन, अक्षय। बोलो। विदाउट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है? कि मेरे पास रिटर्न नहीं आने का, मेरे पास रिटर्न नहीं आने का मतलब मैं जिम्मेदार नहीं, बराबर। अब मान लो इंस्ट्रूमेंट जो भी था, ए वॉज द पेई, लेटर से ए ने बी को एंडोर्स किया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है तो बी कैन स्यू ए, वो तो नॉर्मल था। बी ने सी को एंडोर्स किया, अब तक मैंने बाकी का स्टोरी डाला नहीं है। बी ने सी को इंस्ट्रूमेंट को एंडोर्स किया, तो अगर मैं फिर से कहूँ यहाँ पे कभी इंस्ट्रूमेंट अगर तुम्हारा डिसऑनर होता है तो सी कैन स्यू बी कैन स्यू ए, वैसे तो हमारा नॉर्मल केस होता था, बराबर है। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूं ऊपर विदाउट रिकोर्स, ठीक है यहां तक? ठीक है, विदाउट रिकोर्स, इसका मतलब क्या है? जब वो विदाउट रिकोर्स लिखता है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, उसका मतलब होता है कि वो बता रहा है सामने वाली पार्टी को, एंडोर्सी को, कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, तुम मेरे पास फिर से रिटर्न मत आना, अपना ट्रांजेक्शन खत्म, यू कैन नॉट सू मी, समझा? ये हो गया विदाउट रिकोर्स, जो अपने थोड़ी देर पहले देखा था, विदाउट रिकोर्स। समझा कि नहीं समझा? ही इज रिस्ट्रिक्टिंग हिज ओन लायबिलिटी। कल जाके बच्चों इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है, सी कैन नॉट स्यू बी बट बी कैन स्यू ए, वगैरह वगैरह। समझा क्या ऑल ऑफ यू? ओके। अब आगे जाके हाँ, और अब ध्यान देना, सी ने इंस्ट्रूमेंट डी को एंडोर्स किया, और अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है देन डी कैन स्यू सी। बात समझ रहे हो कि नहीं एवरीबॉडी? ठीक है यहां तक? आगे जाओ मैं। एंड लास्टली अब हुआ क्या, डी वॉज ऑल्सो बच्चों सपोज टू मेक सम पेमेंट टू बी। अब बच्चों बी फिर से पिक्चर में आ रहा है, बी बच्चों क्या हो रहा है, फिर से पिक्चर में आ रहा है। तो डी ने इंस्ट्रूमेंट बच्चों बी को दिया। अब होगा क्या नॉर्मल केस में, अब देखो, अब अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है तो बी विल स्यू डी, बी विल स्यू डी, डी कैन स्यू सी, हाँ या ना? बट सी कैन नॉट स्यू बी ना बच्चों, गेटिंग माय पॉइंट और नो? इसलिए उन्होंने क्या बोला कि जो पार्टी ने विदाउट रिक्वेस्ट दिया था और वही पार्टी अल्टीमेटली अगर होल्डर बनती है, तो जो अंदर के पार्टीज है, इंटरमीडियरी पार्टीज सी एंड डी, वो बच्चों होल्डर को रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, है ना? समझा यहाँ तक अभी ना? टेल मी, क्लियर और नो? बोलो, क्लियर है? सो व्हेन एन एंडोर्सर excludes his own liability but afterwards becomes the holder, है ना? तो जो अंदर के पार्टीज है, ऑल इंटरमीडियरी एंडोर्सर्स आर लायबल टू हिम मतलब द होल्डर। इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन दिस एग्जांपल, ओके? कौन सा एग्जांपल था ये वाला? चेक करो, ए टू बी था बट बी टू सी विदाउट रिकोर्स, सी टू डी नॉर्मल, डी टू बी नॉर्मल, बी कैन स्यू डी, बी कैन स्यू सी, बट सी और डी बच्चों कैन नॉट स्यू बी ना। समझा क्या? लिख लो ये। आगे आगे बढ़े बच्चों हम लोग। जो इंपॉर्टेंट मैं वो दे रहा हूँ, ठीक है एवरीबॉडी? डिस्चार्ज में तुम्हारा क्या रहेगा, बाय कैंसिलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, रिलीज किया है एंडोर्सर ने, एंडोर्सी ने, या फिर पेमेंट हुआ एक्चुअली, ठीक है? कैंसिलेशन व्हेन द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट cancels the name of a party on the instrument, उसका इंटेंशन क्या, टू डिस्चार्ज हिम,
then such party and उसके all subsequent उसके आगे के who have a right of recourse against the parties whose name is cancelled are discharged from liability to the holder. ऊपर से गया, चेक करो, A to B है, B to C है, C to D है, ओके एवरीबॉडी? यस। अभी होल्डर कौन है बच्चों इंस्ट्रूमेंट का? डी। तो होल्डर के हाथ में डॉक्यूमेंट है ना, फिलहाल डी के हाथ में डॉक्यूमेंट है, उसको क्या क्या दिख रहा है नाम, वो इंस्ट्रूमेंट के उसके ऊपर नाम दिख रहा है बच्चों, उसको ए का नाम दिख रहा है, बी का, सी का, और खुद का भी नाम दिख रहा है क्योंकि सी ने डी को दिया है ना। बी ने बच्चों यहाँ पे क्या मस्ती किया, उसने खुद होके, डी ने बच्चों खुद होके बी का नाम यहाँ पे कैंसिल किया। ये सब फालतू की चीजें करना पड़ता है उनको पढ़ाई। अब बी का बच्चों नाम इरेज किया, किसने किया? डी ने किया। इज इट ओके एवरीबॉडी? कि एज गुड एज क्या माना जाएगा कि मान लो बी है ही नहीं पिक्चर में, जो भी है करेक्ट। अब इसमें इशू क्या है या फिर बात क्या है कि जिसका नाम कैंसिल किया है वो तो अभी ट्रांजैक्शन में है ही नहीं, ऐसा माना जाएगा, ही इज रिलीज्ड। पर जो बंदा बी को स्यू कर सकता था, इवन ही इज रिलीज्ड नाउ, कौन? सो कैंसल्ड पार्टी एंड सब्सिक्वेंट, अब सब्सिक्वेंट कौन है? सी। सी इज ऑल्सो रिलीज्ड फ्रॉम एनी लाइबिलिटी टुवर्ड्स डी। बात समझी क्या? डी बच्चों अब सी को भी स्यू नहीं कर सकता है। आई थिंक हमने कहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में कहीं यहाँ पर कहीं पे तो देखा था, अपन ने प्लेज में देखा था कि अगर तुम किसी दूसरे का इंसान का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, शायद हाँ, किसी दूसरे इंसान का तुम राइट छीन लेते हो, है ना, तो इनफैक्ट फिर यू कैन नॉट ऑल्सो स्यू हिम। तो तुमने बच्चों सी का यहाँ पे राइट छीन लिया, क्या सी का राइट छीन लिया? सी के पास पावर था, वो जो राइट था बी को स्यू करने का, बट तुमने बी का ही नाम हटा दिया तो सी के पास वो भी पावर नहीं है, तो वो जो सी भी अभी जिम्मेदार लायबल नहीं है टुवर्ड्स डी। बात समझी ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े। बाय रिलीज, where the holder of the NI releases any party to the instrument by any method other than cancellation, फिर से वही चीज, वो पार्टी रिलीज हो चुकी, but the parties who released and all उसके आगे के सब parties जो है subsequent to him are also discharged from liability. Yes. Payment, when the payment of the instrument is made in due course, obviously common sense, so both the instrument and the parties thereto are also discharged. Yes, चलिए आगे बढ़ू मैं। Then discharged by material alteration, मतलब डॉक्यूमेंट में बच्चों छेड़खानी हुई है ना, छेड़खानी। So any material alteration of negotiation instrument makes the instrument void as against anyone who is a party thereto at the time of making such alteration. जब भी alteration हुआ तभी उस मौके पे जब जो जो पार्टी से सब रिलीज हो जाएंगे, ओके। एंड डज नॉट कंसेंट देयरटू, मतलब किसी ने बच्चों चेंजेस करवाए हैं डॉक्यूमेंट पे और वो चेंजेस के लिए बाकी के लोग, अर्लियर लोगों ने कोई कंसेंट दिया ही नहीं है, फिर भी चेंजेस करवाए ऑन द डॉक्यूमेंट, तो अर्लियर लोग जो भी थे बच्चों पहले के, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, ओके, दे आर डिस्चार्ज बेसिकली बिकॉज ऑफ मटेरियल ऑल्टरेशन। द वर्ड मटेरियल इटसेल्फ मींस व्हाट बच्चों? बड़ा कुछ तो चेंज किया है डॉक्यूमेंट के ऊपर, ओके एवरीबॉडी? चलो, द फॉलोइंग ऑल्टरेशंस आर स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड टू बी मटेरियल ऑल्टरेशन। एनी ऑल्टरेशन ऑफ डेट चेंज कर दिया, ऑब्वियसली तो लायबिलिटी चेंज हो जाती है, अमाउंट चेंज कर दिया, टाइम ऑफ पेमेंट चेंज कर दिया, द प्लेस ऑफ पेमेंट चेंज कर दिया, और द एडिशन ऑफ अ प्लेस ऑफ पेमेंट, ये सब तुम्हारे बच्चों क्या माने जाएंगे? मटेरियल ऑल्टरेशन। अरे हाँ, और अगर ये मटेरियल ऑल्टरेशन को जो जो लोगों ने ना कहा है, कंसेंट नहीं दिया है, फिर वो अपने आप बच्चों डिस्चार्ज माने जाएंगे, ओके एवरीबॉडी? आगे बढ़ू मैं। हम्म, then alteration of an order check to a bearer, order to bearer, ओके, ऑर्डर था उसको बेरर किया, इज ऑल्सो मटेरियल ऑल्टरेशन। एवरीवन ओके लिया? ये मटेरियल ऑल्टरेशन को बच्चों जो केसेस है ना, इसको जरा से एक बार कर लेना एवरीबॉडी, ये लिख लो। चलो, चेक था, अकाउंट पे ही चेक था, ऑर्डर वाला, उसको तुमने कन्वर्ट करवा के बेरर किया, इट इज मटेरियल ऑल्टरेशन। यस क्लियर? पर बेरर का तुमने साइन करवाया, पे करवाया, ऑर्डर चेक करवाया, दैट इज इनफैक्ट नॉट, दैट इज बेटर, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज नॉट अ मटेरियल ऑल्टरेशन। बात समझी क्या? मतलब लाइंस ड्रॉ किए किसी ने, कौन से वाले लाइंस? वो ट्रांसवर्स लाइंस, बेरर का उसने बच्चों पे अकाउंट वाला कर दिया,
चलेगा, दैट इज इनफैक्ट बेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर ऑलरेडी पे वाला था, अकाउंट पे चेक था, उसको वो साइन वो खोड़ के तुमने क्या, खोड़ के मतलब क्या, निकाल के उसको तुमने बेरर वाला करवाया, दैट इज मटेरियल ऑल्टरेशन। वो तुम्हारा वॉइड, मतलब क्या, पार्टी जिम्मेदार नहीं है। बच्चों लिख लो एक बार, चलो चेक के बारे में। अकाउंट पे टू बेरर किया तो मटेरियल ऑल्टरेशन है, बट बेरर टू अकाउंट पे किया दैट इज नॉट मटेरियल ऑल्टरेशन। तो बच्चों तुम लोग तभी भी जिम्मेदार, और मटेरियल ऑल्टरेशन अगर नहीं है, मटेरियल ऑल्टरेशन अगर नहीं है तो पार्टी तभी भी जिम्मेदार रहेंगी। फिर मटेरियल ऑल्टरेशन कर दिया बच्चों, एग्जिस्टिंग पार्टीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, है ना। बढ़े आगे। सो ओपन का क्रॉस कर दिया, याद है ना, ओपन चेक एंड क्रॉस चेक। ओपन का क्रॉस किया चलेगा, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक था, उसको तुमने ऑर्डर कर दिया चलेगा, है ना, किसी का नाम डाला तो दैट इज कंप्लीटली ओके। अ प्रोमिसरी नोट वाज मेड, एग्जांपल पढ़ रहा हूं मैं। अ प्रोमिसरी नोट वाज मेड विदाउट मेंशनिंग एनी टाइम फॉर पेमेंट, द होल्डर एडेड द वर्ड्स ऑन डिमांड ऑन द फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ओके। दिस इज नॉट अ मटेरियल ऑल्टरेशन एज प्रोमिसरी नोट जहां पे डेट ऑफ पेमेंट नहीं है विल बी ट्रीटेड एज बच्चों पेबल ऑन डिमांड, ओके। तो अगर जिसके ऊपर डेट नहीं बच्चों, इज ऑलरेडी कंसिडर्ड एज पेबल ऑन डिमांड। तो तुमने एक्चुअल में डेट डाल दिया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा, या फिर तुमने एक्चुअल में लिख दिया उसके ऊपर ऑन डिमांड, तुमने इनफैक्ट बस क्लियर किया वो चीज, सो इट इज नॉट अ मटेरियल ऑल्टरेशन, ओके। तो ये एग्जांपल फॉर 35 भी याद रखो अच्छे से। गिवन केसेस आर नॉट मटेरियल ऑल्टरेशन, मतलब तुम जिम्मेदार रहोगे। द होल्डर इंसर्ट्स द वर्ड और ऑर्डर, बेरर बच्चों कन्वर्ट इनटू अकाउंट बी चेक, चलेगा, ठीक है। फिलिंग ब्लैंक्स ऑफ इनक्योट, इनक्योट याद है क्या, इनक्योट वाज इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट, कन्वर्जन ऑफ ब्लैंक इंडोर्समेंट इनटू फुल, चलेगा, ठीक है एवरीबॉडी। अरे हाँ है ना। डिसऑनर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, अभी तो जस्ट किया अपन, वो तो किया ना कल, फिर तो हाँ, बाय नॉन पेमेंट, यस, नोटिस ऑफ डिसऑनर। ये कल ही किया अपन ने ना, लास्ट लेक्चर में किया ना बच्चों अपन ने। जिसके ऊपर केस करना है उसको तुमने नोटिस देना चाहिए, ये ऐसे किया था अपन ने लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अपन ने जितना किया है बच्चों रिवीजन में उतना तुम अच्छे से करो, और जितना कुछ रह गया रहेगा तो प्लीज उसका एक पीवाईक्यू एमटीबी आरटीबी हियर आई गिव एन इंस्ट्रक्शन। अगर तुम पुराना एमटीबी आरटीबी पीवाईक्यू कर रहे हो, प्लीज सी टू इट कि आंसर में जो सेक्शन नंबर लेकर, बात अच्छे से सुन लो मेरी, जो भी तुम आईसीए का किसी का भी कंपाइलर कर रहे हो, कंपाइलर, ओके। मेरे को, मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, मतलब आई हैव बीन टीचिंग इंटर फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ दिस न्यू कोर्स, ओके। जस्ट जैसे आईपीसी से खत्म हुआ था ना, इंटर चालू हुआ था पहले बैच से, तभी सिलेबस ज्यादा था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का। बीच में 1-2 साल बीच पहले की बात है, सिलेबस कम किया है। सो इफ एट ऑल तुम 2017, 18, 19, 20 के आसपास का एमटीबी आरटीबी पीवाईक्यू कर रहे हो, प्लीज सी कि अभी के रेलेवेंट सिलेबस में वो है या नहीं है, ओके। तो इसलिए आंसर में सेक्शन नंबर जरूर चेक करना, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और अगर नहीं है तो डोंट वेस्ट योर टाइम। तुमको लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ पे आया, अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, डोंट डू दिस मिस्टेक, बात समझेगा मेरी तुमको। जो सिलेबस में है नहीं इसको पढ़ो ही मत, टेल मी, समझा एवरीबॉडी। तो ये चैप्टर का बच्चों बहुत सारे सेक्शन 20 के उड़ा दिए थे, ओके एवरीबॉडी, तो वो करना ही मत। सो प्लीज प्लीज बी केयरफुल फॉर डूइंग एनी एमटीबी आरटीबी पीवाईक्यू बिफोर 2020, 2020 का पहले का, क्योंकि उसके आगे का करोगे तो ये सिलेबस के रिलेटेड ही है। यस चलिए, बोलो मजा आया बच्चों बैच में तुमको, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, इफ नॉट 100%, 80% तो आया, है ना। टेल मी एवरीबॉडी। यस, ऑलमोस्ट हम लोग ऑलमोस्ट रोज ही ले रहे थे, बीच में जो भी गैप पड़ गया, है ना। बट यस, मेरी तरफ से जितना मुझको चाहिए था या फिर जितना मुझको तुम्हारा फोकस करवाना था इंपॉर्टेंट चीजों पे, उतना मैंने किया है। लाइक आई सेड, यूट्यूब पे ऑलरेडी है, यू कैन गो सर्च नीरज महाजन 100 एमसीक्यू सीए इंटर लॉ, तुमको वो वीडियो मिल जाएगा, है ना। वो तो कर लो। आईसीए का बुकलेट तुमको पहले ही करना है, मतलब अभी करना ही है तुमको, वॉट एवर टेस्ट सीरीज यू गिव ना, उसके पहले ही सब कर लो बच्चों, है ना। स्टडी मटेरियल इज इंपॉर्टेंट, सिंसियरली करो, राइटिंग प्रैक्टिस करते रहो, एटलीस्ट रोज या फिर एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज एक आंसर लिखा करो छोटा मोटा वाला, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा बच्चों, है ना। वो रेगुलरली रखोगे तो डेफिनेटली विल गेट गुड मार्क्स इन लॉ ऑल्सो, आई एम टेलिंग यू 60+ लॉ में पॉसिबल है बिकॉज एमसीक्यू है ना। तो एमसीक्यू के लिए बस तुमको कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, पूरा सिलेबस करना है, कोई भी चैप्टर तुमको ऑप्शन में नहीं डालना है,
एवरीवन गॉट इट क्लियर? और लॉ को हल्के में मत लो, जस्ट बिकॉज इट इज इजी डजंट मीन कि वो मतलब तुमको उसको लास्ट प्रायोरिटी दोगे। ओके एवरीबॉडी, समझा ना? ठीक है, सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल टू यू ऑल, एंड आई विश एंड आई होप अच्छे मार्क्स से तुम लोग पास होगे, नॉट जस्ट लॉ वगैरह, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारी गाड़ी जो है आगे निकल जाए, है ना बच्चों? ज्यादा इसमें खेलते रहना है भी नहीं अपने को, तो वी हैव टू क्लियर। तो इसमें सिंसियरली करके एफर्ट्स कर करके बच्चों अपने को इसको फटाफट निकल लेना बच्चों इसमें से, है ना बच्चों? उसको भी टेंशन था पहले लॉ में, इंटर में, फाइनल में भी था, बट आई स्कोर्ड क्वाइट गुड मार्क्स इन इंटर एज वेल एज फाइनल। मुझको एग्जामेशन था लॉ में फाइनल में, और उसकी वजह से मैं अगले टाइम में मतलब मेरा फाइनल क्लियर हुआ था, बिकॉज आई हैड गुड स्कोर इन लॉ ऑल्सो। सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ओके एवरीबॉडी, बस अच्छे से सिंसियरली किया करो पढ़ाई। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? यस, आई विश यू ऑल अ वेरी 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 बेस्ट। अच्छे से एकदम मस्त तुमको पढ़ाई करना है, जितना भी टाइम बच गया रहेगा अभी एग्जाम का, जस्ट गिव योर बेस्ट। तुम मतलब यहाँ पे 12 घंटा 14 घंटा जो भी जितना भी कर सकते हो, डू योर बेस्ट। यस एवरीबॉडी, इट इज वेरी मच पॉसिबल। मैंने खुद 6 अटेम्प्ट दिए हैं इंटर के, आई एम नॉट प्राउड ऑफ टेलिंग यू दैट, बट 4 अटेम्प्ट में मेरा, चौथे अटेम्प्ट में मेरा एक ग्रुप निकला, और फिर छठे अटेम्प्ट में मेरा मेरा दूसरा ग्रुप निकल गया। दूसरा मतलब एक्चुअली मेरा ग्रुप 1 पेंडिंग रह गया था। सो आई क्लियर ग्रुप 2 फर्स्ट एंड देन आई क्लियर ग्रुप 1। बट आई वॉज ऑलवेज डिटरमाइंड था कि मेरे को सीए करना है, मेरी भी खुद की मस्ती थी, इसलिए बीच में मैं थोड़ा कैजुअल हुआ था, इसलिए मेरा हुआ नहीं था बीच में। उसके साथ मैंने एक साल जॉब भी कर लिया, तो बिटवीन माई 4th एंड 6th अटेम्प्ट मैंने एक सवा साल जॉब भी किया, तो जॉब करते करते फिर मेरा क्लियर भी हो गया था। ओके, so there is nothing impossible, it is just that your determination is very much required, your perseverance, बोलते हैं ना चिकट के रहने का, चिपक के, यही करना है मेरे को। so definitely you will clear, understood everybody? और फाइनल का फाइनल में बाद में देख लेंगे, एटलीस्ट आर्टिकलशिप वगैरह से तुम्हारा चालू हो जाएगा ना, है ना बच्चों? राइट, ऑल ऑफ यू कर लियो? और बैच पसंद आया? I'll be really glad if you can always recommend whatever may be my fast track batches, regular batches, जो भी रहेगा, यूट्यूब के वीडियोस रहेंगे, अपना टेलीग्राम का चैनल रहेगा, बी एक्टिव, जस्ट बी देयर, आई विल रियली रियली ग्लैड एंड हैप्पी, है ना बच्चों? बस रिकमेंड कर दिया करो तुम्हारे फ्रेंड्स को कि जो भी रहेगा दे कैन ऑल्सो वॉच योर ऑल्सो, है ना एवरीबॉडी? एंड यस, वन मोर थिंग, अपने ऐप के ऊपर माई स्टडीज है ना, ऐप माई स्टडीज करके ऐप है गूगल पे, उसका लिंक विंक तुमको टेलीग्राम पे मेरे ग्रुप में तुमको मिल जाएगा। तो वहाँ पे मैं बहुत सारे एमसीक्यूज अपलोड कर रहा हूँ, प्लीज टेक हेल्प ऑफ दैट। तो वो भी तुम्हारा मतलब उसके भी तुम्हारा रिवीजन होता रहेगा, व्हेनेवर यू गेट टाइम वो एमसीक्यू सॉल्व किया करो बच्चों, है ना? तो तुम्हारा टाइम पास तो नहीं होगा एटलीस्ट। गॉट इट एवरीबॉडी? यस, सो आई होप दिस एंटायर बैच वाज हेल्पफुल टू यू, है ना बच्चों? सिंसियरली करो, दैट इतना ही मेरा रिक्वेस्ट है तुमसे, अच्छे से करो, है ना एवरीबॉडी? और मैं हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बैच खत्म हो गया तो नहीं रहूँ, अप टू योर एग्जाम्स, एग्जाम्स के बाद भी कुछ रहेगा आर्टिकलशिप के लिए, ऑब्वियसली कैन ऑलवेज कनेक्ट एंड स्टे इन टच, और बताते रहना, जस्ट गिव मी योर प्रोग्रेस। हाँ सर, इतना पढ़ाई हुआ, उतना हुआ, क्या चल रहा है क्या नहीं, ऑलवेज लेट मी नो कभी भी कुछ भी होता है तो, है ना एवरीबॉडी? यस, ओके एवरीवन, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।